लिखिए हेडिंग, जीएस मेंस 2015 पेपर 2, जीएस मेंस 2015 पेपर 2, जीएस 2। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ अप्लाइंग यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया? भारत में समान नागरिक कानून लाने में क्या समस्याएं हैं? व्हाट आर द पॉसिबल फैक्टर्स इन अप्लाइंग यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया? भारत में समान नागरिक संहिता लाने में क्या समस्याएं हैं? विच आर गिवन इन डीपीएसपी, जो डीपीएसपी में दिया गया है। विच आर गिवन इन डीपीएसपी, जो डीपीएसपी में दिया गया है। नहीं ला सकते, हर धर्म के तो अलग कानून है, समान नागरिक संहिता कैसे लाओगे? फिर तो आपको शादियों की भी कानून एक जैसे बनाने पड़ेंगे, और हर धर्म के शादी के कानून अलग हैं, और वो अलग हैं, और उस पर से स्पेशल मैरिज एक्ट अलग है 1956 वाला। फिर हिंदू मैरिज लॉ है, मुस्लिम मैरिज लॉ है, तो आप समान कानून ला कैसे सकते हो? समान कानून आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है डीपीएसपी में। ठीक है, पॉइंट्स लिख लीजिए। ये वही है 200 शब्द 12.5 नंबर, अभी यही फैशन चल रहा है जीएस 2 का। सबसे ज्यादा रिलैक्स तो पता है कहाँ होगा? जीएस 4 में 15 क्वेश्चन 20 से कम हो जाते हैं, लेकिन उसके अंदर 2-3 होते हैं तो असल में बढ़ जाते हैं, दिखने में 15 ही होते हैं केवल वो। लिखिए पॉइंट्स, लिखिए इसमें क्या क्या बताना होगा। आर्टिकल 44 डीपीएसपी क्या कहता है? वो समान नागरिक संहिता, समान नागरिक कानून कहता है। क्यों है डीपीएसपी में? इसलिए है ताकि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून क्या हो जाए? हट जाए। लेकिन जो डीपीएसपी में होता है वो गैर न्यायिक होता है, नॉन जस्टिसेबल होता है। तो है क्यों वो बताओ? टू रिमूव पर्सनल लॉज, निजी कानूनों को हटाने के लिए। पर्सनल लॉज किस पे आधारित होते हैं? रिलीजन पर, विच आर बेस्ड ऑन रिलीजन, जो धर्म पे आधारित है, उनको हटाने के लिए। पर यूसीसी क्या है? जस्टिसेबल नहीं है। इसको लागू करना नहीं करना कोई फर्क नहीं पड़ता, कोर्ट नहीं जा सकते। लागू हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई कोर्ट नहीं जा सकता कि इसको लागू ही करो, क्योंकि ये डीपीएसपी में। अब प्रॉब्लम्स पूछिए इसमें क्वेश्चन में कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्यों लागू नहीं हो पा रहा है। तो पहला शुरू कहां से करोगे? इंडिया इज वेरी डाइवर्स नेशन, बहुत सारे धर्म हैं। डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन, धर्मों की विविधता। तो उसमें इश्यूज सारे क्लियर करवा दोगे आप, जैसे कि मैरिज, तलाक, शादी है तो तलाक भी होगा। इनहेरिटेंस, जो संपत्ति है वो बच्चों में जाती है, तो उसमें हर धर्म के अलग अलग कानून होते हैं। तो सिविल यूनिफॉर्म कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और क्या बताओगे? यूसीसी एक टाइप का एनक्रोचमेंट होगा रिलीजियस फ्रीडम में। आपकी वो 2 धाराएं हैं 25-26, उनके साथ क्या होने वाला है? धारा 25 के साथ वो टकरा सकती हैं। धार्मिक स्वतंत्रता है ना, तो धार्मिक स्वतंत्रता है यानी कि उस धर्म के अनुसार आप शादी कर सकते हो। लेकिन यूसीसी लग गया तो सबके लिए कानून बराबर हो जाएगा। तो धर्म का क्या? धर्म की स्वतंत्रता का क्या? फ्रीडम ऑफ रिलीजन का क्या? तो यूसीसी किससे टकरा सकता है? राइट टू रिलीजन से टकरा सकता है, इसलिए नहीं लागू किया जा रहा है। फिर ये भी बताइए क्यों लागू नहीं कर सकते? क्योंकि कट्टरपंथी लोग बहुत हैं, और कहीं कहीं पर कट्टरपंथ बढ़ जाता है जहां शिक्षा कम हो जाती है। जैसे कम्युनिटी मुस्लिम, जहां लिटरेसी बहुत कम है, साक्षरता कम है, तो लिखो लो लिटरेसी इन मुस्लिम्स, मुस्लिमों में साक्षरता का कम होना। तो साक्षरता कम होगी तो सामाजिक ध्यान रहेगा नहीं। लो सोशल अवेयरनेस,
सामाजिक ध्यान का कम होना, सामाजिक कल्याण नहीं हो पाएगा। अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या उसको कन्विंस आसानी से कर पाओगे आप कि यूसीसी अच्छा होगा? हार्ड टू कन्विंस, समझाने में मुश्किल। क्या समझाने में मुश्किल आएगी कि भैया इस्लाम कम्युनिटी में कुछ चीज़ें बुरी होती हैं, हिंदू में भी कुछ कम्युनिटी में कुछ चीज़ें बुरी होती हैं। जैसे कि मुस्लिम कम्युनिटी के एग्जाम्पल लिख सकते हो, लिखो 3 तलाक। ये समझाना बड़ा मुश्किल होगा कि ये हटा देना चाहिए। जैसे 3 तलाक, वो बहु विवाह, पॉलीगैमी, एक से ज़्यादा शादी कर लेना, ठीक है। तलाक ए बिद्दत मतलब 3 तलाक, तलाक ए बिद्दत। और एक होता है निकाह हलाला, निकाह हलाला। निकाह हलाला में ये होता है कि पति और पत्नी में डाइवोर्स हो गया, पति ने बोल दिया 3 बार तलाक तलाक तलाक, डाइवोर्स हो गया। तो पत्नी अगर उस व्यक्ति के साथ वापस रहना चाहे या पति पत्नी दोनों फिर से साथ में रहना चाहे तलाक होने के बाद, तो पहले निकाह हलाला करना पड़ता है। उस महिला को किसी और मुस्लिम से शादी करनी पड़ेगी, उससे 3 तलाक लेने पड़ेंगे, फिर तो ये गलत है ना। तो ये कैसे समझाएं, क्योंकि रिलीजन में है ये, इसीलिए। दूसरा क्या होता है, यूसीसी केवल कई मामलों में राजनीतिक पार्टियां भी नहीं लाना चाहती, क्योंकि उनको पता है माइनॉरिटी वोट बैंक है, जो अल्पसंख्यक होते हैं उनका तो वोट एक साथ आता है भीड़ में। तो अगर यूसीसी ले आए तो उनके अधिकार खत्म हो जाएंगे, उनको बराबर कानून मानने पड़ेंगे। तो अगर यूसीसी लिया है तो वोट बैंक खत्म हो जाएगा, तो वो भी लिख सकते हो। माइनॉरिटीज वोट बैंक, माइनॉरिटीज वोट बैंक होती हैं, अल्पसंख्यक वोट बैंक होते हैं। तो कोई भी पार्टी चाहेगी उनको नाराज करना यूसीसी लाकर? नहीं। और फिर डायरेक्ट लिख दो यूसीसी इज अगेंस्ट आर्टिकल 25-26, यूसीसी अनुच्छेद 25 और 26 के खिलाफ है, अगेंस्ट है मतलब। तो एक डीपीएसपी भी जरूरी है और एक फंडामेंटल राइट भी जरूरी है, धर्म की स्वतंत्रता तो है ही। दूसरा फिर आपको ये समझाना है कि जो मास है, यानी जो लोग हैं भारत के, उन्हें नहीं पता कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट कितना अच्छा हो सकता है यूसीसी का। समान कानून लागू कर दिया, शुरुआत में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आगे चल के क्या हो जाएगा, सबके लिए बराबर कानून लगेगा, जो एक अच्छी बात होगी। और इसका फायदा शॉर्ट टर्म में नहीं मिलेगा, क्योंकि बीच में तो झगड़े होंगे, फायदा लॉन्ग टर्म का रहेगा। तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट समझाइए। लॉन्ग टर्म बेनिफिट यानी शादियों का एक जैसा कानून हो जाएगा, डाइवोर्स का एक जैसा कानून हो जाएगा, इनहेरिटेंस का एक जैसा कानून हो जाएगा, ये सब होगा। और आपकी क्वालिटी में या आपकी राय में क्या बताना है, यूसीसी लागू होना चाहिए, क्योंकि ये समानता लाएगा। ये हो गया। देश का धर्म थोड़ा है, लोगों का है, तो देश में तो क्या आना चाहिए, यूसीसी आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद की अवधारणा। द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद की अवधारणा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद की अवधारणा, हैज बीन इंक्रीजिंगली एम्फेसाइज्ड इन रिसेंट ईयर्स। हालिया वर्षों में इस पर दबाव आ रहा है। एम्फेसाइज्ड इन रिसेंट ईयर्स, हालिया वर्षों में इस पर जोर दिया जा रहा है। हाईलाइट द ड्रॉबैक्स इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, हालिया व्यवस्था में कमियां समझाइए। हाईलाइट द ड्रॉबैक्स इन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, हालिया व्यवस्था में कमियां समझाइए। टू विच कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जो सहकारी संघवाद खत्म कर सकता है। टू विच कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वुड आंसर, जिसे सहकारी संघवाद खत्म कर सकता है।
हमारे सिस्टम में क्या कमियां हैं और वो कमियां सहकारी संघवाद कैसे खत्म कर सकती हैं वो समझाइए, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए सहकारी संघवाद है क्या। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब होता है, कोऑपरेट का मतलब क्या होता है, साथ में काम करना। तो सरकारें साथ में काम करती हैं, जैसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार। तो इसी को क्या बोलते हैं, जब केंद्र और राज्य सरकार साथ में काम करे उसे ही सहकारी संघवाद कहते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोलते हैं। अब ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पूरा नहीं बैलेंस हो पाता, क्योंकि ज़्यादा ताकत कौन रखता है, सेंटर, कम ताकत कौन रखता है, स्टेट। रखता तो क्या कम है, उसको दिया जाता है कम ताकत। तो इसीलिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भारत में पूरी तरीके से नहीं है, कंप्लीटली नहीं है। देन बस यही समझाना है, झुकाव संघवाद का कहाँ है, केंद्र की तरफ है, ना कि राज्य की तरफ। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, और कॉन्करेंट लिस्ट में भी जब अगर इमरजेंसी लगी हुई हो तो यूनियन का अधिकार, गवर्नर चाहे तो अपने हिसाब से प्रेसिडेंट रूल लगा देता है, तो राज्य के पास उतनी ताकत होती नहीं है, इसलिए प्रॉपर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है नहीं। ठीक है, सबसे बड़ा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में रुकावट मानी जाती है आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन, वहां तो खत्म ही हो जाता है। 356 जैसे ही लगा, राज्य में तो सरकारी गायब कर दी, फिर तो केंद्र ही केंद्र है, तो काय का कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, तो बहुत अपोज होता है इसका। जितनी भी बड़ी बड़ी योजनाएं होती हैं, मेगा स्कीम्स होती हैं, वो कौन लाता है, केंद्र। छोटी मोटी कौन ले आता है, राज्य। तो थोड़ा सा फर्क आ जाता है सहकारी संघवाद में। हर बड़ी और विशिष्ट चीज, स्पेशल चीजें केंद्र अपने पास रखना चाहता है, और जिसपे छोटी मोटी चीजों पे वो ध्यान नहीं देना चाहता, वो किसको दे देता है, स्टेट्स को। तो साथ में काम करेंगे कैसे, ये एक प्रॉब्लम होती है। एक और प्रॉब्लम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, थोड़ा सा ध्यान दो तो आपको याद आएगा। केंद्र में अगर बीजेपी है और केरल में कांग्रेस, तो केंद्र सरकार क्या करती है, राज्यों को अनुदान देती है, केरल को थोड़ा सा कम देगी। तो अगर रूलिंग पार्टी सेंटर में है और उस पार्टी की अपोजिट पार्टी किसी एक स्टेट में है, तो वो बेचारा स्टेट क्या हो जाता है, ग्रांटिंग में थोड़ा सा लूज हो जाता है, उनको अनुदान कम मिलते हैं। तो क्या वहां पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आया, नहीं आया। ओके, तो ये चीजें होती हैं। ऊपर से अगली और इंपॉर्टेंट चीज, कोर्ट चलते हैं, हायर कोर्ट्स जो होते हैं, और जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, वो किसके हिसाब से चलती हैं, केंद्र के अनुसार चलती हैं। पैसा देना, वेतन देना, वो भी केंद्र ही करेगा, तो फिर क्या मतलब, तो फिर स्टेट के पास में उतनी पावर नहीं रह जाती। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं है। आपको बस फर्क ढूंढना है। फर्क कैसा ढूंढना है, केंद्र के पास ज्यादा ताकत है, स्टेट के पास कम है, कैसे, तो बहुत सारे तरीके हैं उसके, अलग अलग। स्कीम देख लिया हमने। हाँ, नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन कहीं भी मिलते हैं तो सबसे पहले किसके होंगे, सेंटर के होंगे, तो राज्य बेचारा बैठा रह जाता है। तो ये राज्य संघवाद और क्या हो गया, कम हो गया, सहकारी संघवाद। और क्या बताओगे, बताना ये चाहिए कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हॉरिजॉन्टल चलना चाहिए, क्षैतिज, सेंटर भी बराबर, स्टेट भी बराबर, तब जाके हम उसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोल सकते हैं। जैसे नीति आयोग बनाया, ये नीति आयोग फेडरलिज्म की तरफ है या पीछे, नीति आयोग सब तो डिसाइड कर रहा है खुद ही, सेंटर बायस्ड है, तो नीति आयोग को आप बोल सकते हो कि इट इज अगेंस्ट व्हाट, फेडरलिज्म, क्योंकि नीति खुद ही सब कुछ डिसाइड करना चाह रहा है, स्टेट्स के लिए भी। अगला क्वेश्चन,
इन लोकल लेवल गवर्नमेंट लाइक पंचायत एंड समिति, स्थानीय सरकारी स्तर, इन लोकल लेवल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकारी स्तर लाइक पंचायत एंड समिति, जैसे पंचायत और समितियां, हैव रिमेन्ड अनइफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस, प्रशासन का एक अप्रभावी तरीका रह गए हैं। हैव रिमेन्ड इनइफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस, प्रशासन का अप्रभावी तरीका रह गए हैं। इन एब्सेंस ऑफ वेल एजुकेशन, साक्षरता की कमी से, इन एब्सेंस ऑफ एजुकेशन, साक्षरता की कमी से। क्रिटिकली डिस्कस, आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। क्रिटिकली डिस्कस, आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। सेम वही मार्क्स है 200 12.5। अब इसमें ये पूछा है कि जो पंचायतें होती हैं और जो समितियां होती हैं, पंचायत समितियां होती हैं, ये बस नाम मात्र गवर्नेंस करती हैं। पंचायतों में पढ़े लिखे लोग नहीं आते हैं, अशिक्षित लोग आ जाते हैं, तो गवर्नेंस इतना अच्छा नहीं चल पाता। तो एक लाइन दे दी उन्होंने कि ऐसा होता है। अब इसकी आलोचनात्मक इसका विश्लेषण कीजिए या इस पर चर्चा कीजिए। विश्लेषण नहीं करना, सिर्फ चर्चा करना है। तो आपको बताना है कि हाँ, लोकल जो डेमोक्रेसी है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान में है, स्थानीय लोकतंत्र ठीक से नहीं चलता या उदासीन है, ऐसे शब्द भारी भारी। लोकल डेमोक्रेसी इज इन डिसरे, स्थानीय लोकतंत्र उदासीन हो गया है। पंचायती राज कानून कब आया था? 92 में। अभी कितना टाइम हो गया है? लगभग 28 साल। तो 28 सालों में भी क्या उतना डेवलप हुआ है ग्राम जितना होना चाहिए? नहीं। तो बताइए, इवन आफ्टर 28 ईयर्स ऑफ पंचायती राज एक्ट, पंचायती राज कानून के 28 वर्ष होने के बाद भी द एक्सेप्टेड डेवलपमेंट इज लेस, उम्मीद के अनुसार विकास नहीं हुआ। एक्सेप्टेड डेवलपमेंट इज लेस, उम्मीद के अनुसार विकास नहीं हुआ। ग्राम सभाएं क्या रेगुलर बेसिस पे होती होंगी? नहीं। ग्राम सभा इर्रेगुलर, ग्राम सभाएं ठीक समय पर नहीं होती। नो क्लियर कट एजेंडा, एक स्थायी एजेंडा नहीं होता। नो क्लियर गोल्स, स्थायी लक्ष्य नहीं होता। एडहॉक डिसीजंस, तदर्थ निर्णय लेते हैं। एडहॉक डिसीजंस, तदर्थ निर्णय लेते हैं। तदर्थ का मतलब होता है कुछ विशेष के लिए अचानक से विशेष निर्णय ले लिया। स्टेबल निर्णय नहीं होता है। स्टैंडिंग कमेटी और एडहॉक कमेटी होती है ना पार्लियामेंट में, स्टैंडिंग हमेशा रहती है, एडहॉक तब बनाई जाती है जब अचानक से ज़रूरत हो। तो अचानक से कुछ ज़रूरत आती है तो अचानक से डिसीजन ले लेते हैं। तो अचानक से का मतलब होता है एडहॉक, अचानक निर्णय लेना। फिर वही बताओ, लैक ऑफ एजुकेशन, ये सब क्यों हो रहा है? शिक्षा की कमी। जो सरपंच साहब हैं पढ़े हुए नहीं है, ज़्यादा लिखे हुए, और बाकी जो पंच होते हैं वो भी इतने नहीं होते हैं कैपेबल। लेस कैपेबिलिटी, कम क्षमता। पॉलिटिकल पर्पस, राजनीतिक कारण, टिकट मिल गया और राजनीति कर रहे हैं बस, तो पॉलिटिकल पर्पस। लो एक्सपर्टीज, निम्न प्रशिक्षण। वित्त आयोग बनता है हर बार समीक्षा देता है 5-5 साल में। अभी 15वां है। 15वें वित्त आयोग ने बोला था, 14th ने भी बोला था कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। केंद्र अपनी ताकत थोड़ी कम करे और किसको दे? पंचायतों को दे, ताकि वो अपने डिसीजन ले सकें। वो उतना नहीं हो पाता। अल्टीमेटली पैसा पंचायतों के पास आएगा कहाँ से? सेंटर या स्टेट से आएगा। वो उतना पहुँच नहीं पाता।
यानी लिमिट ऑफ मनी, वित्त की सीमा, लिमिट ऑफ मनी, वित्त की सीमा। लेस डिसेंट्रलाइजेशन, कम विकेंद्रीकरण। हर एक वर्ड पे आपको एक रीजन देखना है, देख लोगे ना? ठीक है, पंचायत भी टाइम पे होते हैं क्या चुनाव, पंचायत के चुनाव हो रहे नहीं हो रहे, वो भी इरेगुलर इलेक्शंस, अनियमित चुनाव, इरेगुलर इलेक्शंस, अनियमित चुनाव, कर लिया डिस्कस। अगला क्वेश्चन, खाप पंचायत इज बीन इन न्यूज, खाप पंचायत खबरों में है, खाप पंचायत इज बीन इन न्यूज, खाप पंचायत खबरों में है फॉर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज, संविधान के दायरे के बाहर निर्णय देने के लिए, फॉर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज, संविधान के दायरे के बाहर निर्णय देने के लिए। बाबूजी बैठ जाते हैं वहां पे और वो हुक्का पीते पीते निर्णय देते हैं, वो भी संविधान के बाहर का, कि लड़का लड़की गांव के भाग गए, दोनों की जो कास्ट थी अलग अलग थी, दोनों को ढूंढा जाए, दोनों के भाइयों को बुलाया जाए और भाइयों से ही बोला जाए कि इनको दोनों को मार डालो, पत्थर सर पे मार मार के। तो ये खाप पंचायत ने एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन दिया संविधान के बाहर का निर्णय दिया। तो ऐसा बहुत हो रहा है खाप पंचायत, और ये खाप पंचायत सब जगह होती है। हरियाणा में उसको खाप पंचायत बोल देते हैं, तमिलनाडु में भी होती हैं। तो ऐसी लोकल पंचायतें तो हमेशा से रही हैं प्राचीन समय से, तो उनके असर अभी तक गए नहीं है। तारीफ मत करने लग जाना, ये हमारे प्राचीन भारत की धरोहर है और ये तो प्राचीन समय से चलती आ रही है, कोई नहीं हटा पाया, अंग्रेज भी नहीं ये नहीं लिखना है। खाप पंचायत गलत है, उनको हटाना चाहिए, तो इनके खिलाफ कानून भी बने। क्वेश्चन पूरा लिख लो। दिस कॉज ह्यूमन राइट्स वायलेशन, इससे मानवाधिकार हनन होता है। दिस कॉजेज ह्यूमन राइट्स वायलेशन, इससे मानवाधिकार हनन होता है। What are the steps taken by legislative, executive and judiciary? न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका ने क्या कदम उठाए हैं? What are the steps taken by legislative, executive, judiciary? न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका ने क्या निर्णय उठाए हैं अगेंस्ट दिस, इसके खिलाफ? तो यहाँ कोई डेफिनेशन तो देनी नहीं है कि कार्यपालिका ये होती है, न्यायपालिका ये होती है, वो टाइम नहीं है। अब आपको डिसीजन लेना है तुरंत कि भैया खाप पंचायतें क्या होती हैं, इनके निर्णय कितने गलत होते हैं, और अगर आपको स्टेप्स नहीं पता है तो आप अंदाजे से बता सकते हैं कि क्या स्टेप उठा सकती है तीनों, क्योंकि तीनों पिलर्स हैं, तीनों को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लिखो क्या क्या बताओगे। खाप्स आर क्वाजी जुडिशियल, अर्ध न्यायिक होती हैं। हार्श पनिशमेंट, कठोर सजा देती हैं। ओल्ड एज ट्रेडिशन, रूढ़िवादी होती हैं। ओल्ड एज ट्रेडिशन, रूढ़िवादी। फाउंड इन हरियाणा, यूपी एंड राजस्थान, हरियाणा, यूपी और राजस्थान में। रिलेटेड विथ कास्ट, जाति से जुड़ी होती हैं। इसके अलावा पूरे देश में मिलेंगी अलग अलग नाम से। डिसीजन भी कहां देते हैं, ये क्या क्या डिसीजन देते हैं एग्जांपल्स में आप लिख दो। ऑनर किलिंग, ऑनर किलिंग, ऑनर किलिंग में सब समझाना है। ऑनर किलिंग किसकी? यंग कपल्स की। ऑनर किलिंग क्यों? क्योंकि दोनों की कास्ट अलग अलग थी। ये सब ये तो खुद ही समझा दोगे ना, ऑनर किलिंग का मतलब ही यही होता है। खाप के लीडर कौन होते हैं? गांव के बुढ़े, ओल्ड पीपल ऑफ विलेजेस। लीडर गांव के बूढ़े व्यक्ति। मतलब मात्र सत्तात्मक है या पितृ सत्तात्मक? तो पैट्रियार्की। पितृ सत्तात्मक, पैट्रियार्की। पैट्रियार्की आ गई तो डिग्निटी ऑफ वुमन भी बताओ। महिलाओं का स्तर, डिग्निटी ऑफ वुमन। तो डिग्निटी ऑफ वुमन खाप की वजह से कम हो जाता है।
मतलब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल तो है, संविधान के बाहर की बात हो रही है। अभी रतलाम में क्या हुआ था कल परसों, न्यूज़ में देखा था मैंने। एक तो न्यूज़ भी बड़ी मस्त मस्त आती रतलाम में। एक महिला अपने बच्चे को लेकर किसी तीर्थ स्थल पर गई थी जो सैलाना के आसपास आता है, झरना आता है ना वहाँ पे, कोई सा केदारेश्वर। तो मान उतारने के लिए गई थी, तो वहाँ पे पड़ोस में उनके कोई रिश्तेदार थे, वहाँ पर चाय पीने के लिए रुकी। रिश्तेदारों ने बुलाया, आओ चाओ चाय पियो। चाय पीते पीते अचानक से घर के बाहर आई पुलिस की गाड़ी। पुलिस वाले उतरे और जो चाय पी रहे थे उनको पीटने लगे, बच्चों को भी महिला को भी। फिर क्या, पीटते पीटते ले गए थाने। पता चला जिसने चाय पिलाने के लिए बुलाया था उसी ने पिटवाया था। क्यों, कोई नहीं बता रहा। पुलिस वाला बोल रहा है कि जिसने चाय पिलाई, जिसने इनवाइट किया था घर पे, उसकी कोई लड़की थी जो घर छोड़ के भाग गई। केस स्टडी चल रहा है ये, मालूम है ना, कुछ समझ में नहीं आएगा। आप केदारेश्वर गए, केदारेश्वर के पास में आपको आपके रिश्तेदार ने चाय पीने के लिए बुलाया और चाय पीते पीते आपकी धुनाई होने लग गई। ये हुआ, और आपको खुद भी नहीं पता कि क्यों धुनाई हो रही है, आप तो चाय पी रहे गए थे। पुलिस आपको ले गई थाने, और थाने में जाके आपसे बोला कि वो जो लड़की है उसको छोड़वा दो, उसको बुलवा लो, हम आपको छोड़ देंगे। मतलब जो चाय पिला रहा था आपको, उसको आप पे डाउट था कि जो लड़की उसकी भागी है वो किसने भगाई है, आपने। इसलिए आपको बिना पता चले ही चाय पीते पीते डंडे पड़ने लग गए। चाय बिस्किट होते हैं, चाय डंडे पड़े वहाँ। ऐसा भी होता है। तो रिपोर्टर्स पूछ रहे थे, अरे कुछ तो भी चलता रहता है यार। और क्या लिखोगे? हाँ, पंचायत, खाप पंचायत नहीं होनी चाहिए, इसलिए स्पेशली 93rd अमेंडमेंट में पंचायती राज लेकर आए। 93rd अमेंडमेंट पंचायती राज 1992। हाँ 73rd अमेंडमेंट 73rd अमेंडमेंट 1992 पंचायती राज एक्ट। किसको सबड्यू करने के लिए? खाप वगैरह कोई खत्म करने के लिए। खाप तो उत्तर में, नीचे कट्टा पंचायत हो जाती है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कट्टा पंचायत कहते हैं, कट्टा। कुछ डिसीजंस क्या लिए हैं पूछा है ना, जुडिशरी ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया। तो महाराष्ट्र सरकार ने कानून बनाया 2015 में खाप पंचायत के खिलाफ, ये याद रखो, जिसको सोशल बॉयकॉट एक्ट कहते हैं। सोशल बॉयकॉट एक्ट, सामाजिक रूप से बाहर निकालने का अधिनियम 2015, ये महाराष्ट्र में बन चुका है। तो ये काम किसने कर दिया? कानून बनाने वालों ने। उसके बाद 2010 में, पुराना एग्जाम्पल है पर ठीक है, एक लोकल कोर्ट थी करनाल की, करनाल पंजाब हरियाणा, उसने एक अच्छा डिसीजन दिया कोर्ट ने कि एक मामला हुआ था, खाप पंचायत के 5 लोगों ने किसी एक कपल को मार डाला था ऑनर किलिंग के चक्कर में। तो उन 5 को करनाल की कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दे दी, मौत की सजा। तो ये जुडिशरी का काम हो गया। एग्जीक्यूटिव का काम क्या रहा अब? इन दोनों कामों को आगे बढ़ाना।